जय हिंद साथियों, आज हम लोग कोण और कोणों के प्रकार के बारे में इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कोण। कोण को अंग्रेजी में एंगल कहा जाता है। तो कोण क्या होता है, पहले कोण के बारे में समझ लेते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर, जिस झुकाव पर दो सरल रेखाएं या भुजाएं कह सकते हैं एक दूसरे से किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उसे कोण कहते हैं। कोण की माप को अंशों में व्यक्त करते हैं। जैसे दो सरल रेखाएं, मान लीजिए एक ये सरल रेखा है और दूसरी ये सरल रेखा है, लेकिन जिस बिंदु पर मिल रही हैं इसे हम क्या कहेंगे, शीर्ष कहेंगे। जहाँ पर दोनों रेखाएं मिल रही हैं इसे हम शीर्ष कहेंगे। और ये क्या है, भुजा है। और ये भी रेखा क्या है, ये भी भुजा है। तो क्या कह रहा है, जिस झुकाव पर दो सरल रेखाएं एक दूसरे से किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उसे कोण कहा जाता है। यहाँ पर एक रेखा ये है, ये भुजा, और दूसरी भुजा ये है। अगर इसे हम ए मान लेंगे और इसे बी मान लेंगे तो यहाँ पर शीर्ष पर मिल रही हैं तो इसे हम ओ मान सकते हैं। यहाँ पर कोई कोण बनेगा क्योंकि दोनों रेखाएं जब मिल रही हैं तो यहाँ पर झुकाव होगा। जब झुकाव होगा तो कोई कोण बनेगा, तो इसे ही क्या कहा जाता है, कोण कहा जाता है। अब कोण की माप को किस में व्यक्त करते हैं, डिग्रीज में व्यक्त करते हैं या अंश में। जैसे मान लीजिए लिखा है 60 और यहाँ पर अंश, ये अंश का चिन्ह है, इसे डिग्री भी कहा जाता है। तो 60 अंश। अब इसे हम चांदा के सहायता से देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ये चांदा है। अब यहाँ पर अगर इधर से चलेंगे तो 0, 10, 20, 30, 40, 50 और इसी तरह से 180 तक पहुँच जाएंगे। और इधर से भी 0, 10, 20, 30 लिखा हुआ है और कितना है, 180 अंश तक है। तो इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि कैसे इसकी सहायता से कोण बनाया जाता है। तो देखते हैं साथियों। अब चांदा की सहायता से कोण बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक सीधी लाइन खींच दिया, एकदम सीधी हमने सरल रेखा खींच ली। उसके बाद में यहाँ पर हमने एक बिंदु मान लिया। अब जो यहाँ पर मेन पॉइंट है, केंद्र, यहाँ पर इधर से जाएंगे तो यहाँ पर केंद्र मिलेगा और इधर से जाएंगे तो यहाँ पर केंद्र मिलेगा। तो जहाँ पर ये केंद्र है इसी बिंदु पर उसे रख देंगे। ये बिंदु हमने यहाँ पर रख दिया। अब ये जो रेखा है, जो हमने लाइन खींचा है, इसी लाइन पर बिल्कुल होनी चाहिए। हमें 60 अंश का कोण बनाना है मान लीजिए। तो यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 तक जाएंगे। अब यहाँ पर 60 के आगे हमने टिक लगा दिया। अब इसे हम जब मिलाएंगे तो कितने अंश का कोण बन जाएगा, 60 अंश का कोण बन जाएगा। ये कितने अंश का कोण है, 60 अंश का कोण है। अब यहाँ पर हमने इस तरफ से गिनती चालू की थी, 0, 10, 20, 30। अगर इसी कोण को मान लीजिए हमको इधर बनाना है, ये जो कोण इधर साइड में इसका मुख है, इसको पलट कर इस साइड में करना है, तो कैसे बनाएंगे। मान लीजिए इसी कोण को बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे सरल
हमने एक सरल रेखा खींच दी। सरल रेखा खींचने के बाद में हमने एक बिंदु मान लिया। अब जो चांदा है, चांदा को इसी पर रखेंगे और एकदम इसी रेखा पर होना चाहिए। हमने रख दिया। अब हमको इस साइड में इसका मुंह बनाना है, अर्थात कोण को उस साइड में बनाना है। तो यहाँ से गिनेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। इस तरीके से यहाँ पर हम टिक लगा देंगे। अब इसे मिलाएंगे साथियों। अब इसे मिलाने पर ये कितने अंश का कोण बन रहा है? 60 अंश का कोण बन जाएगा। तो आप लोगों ने इसे समझ लिया। चाहे इधर से भी कोण बना सकते हैं या इधर से भी कोण बना सकते हैं, तो दोनों तरफ से हम कोण बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं शून्य कोण, 0 एंगल। जब कोण की दोनों किरणें संपाती का मतलब ये हुआ कि एक के ऊपर दूसरी लाइन, एक लाइन है उसी पर दूसरी लाइन आ जाए तो उसे संपाती कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जब कोण की दोनों किरणें संपाती हों तो हम इसे शून्य कोण कहते हैं। इसकी माप शून्य या 0 अंश होती है। वह कोण जिसका मान 0 अंश होता है उसे शून्य कोण कहते हैं। अब एक किरण ये है और दूसरी भी किरण इसी पर है, तो यहाँ पर कितने अंश का कोण बनेगा? कोई कोण नहीं बनेगा। तो इसे क्या कहेंगे? शून्य कोण। ये क्या हो जाएगा? शून्य कोण हो जाएगा। अब साथियों हम देखते हैं न्यून कोण, जिसे एक्यूट एंगल कहा जाता है। ऐसे कोण जिनकी माप 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम हो न्यून कोण कहलाते हैं। अर्थात न्यून कोण का मान सदैव 90 अंश से कम होता है, यानी 90 अंश से कम होना चाहिए और 0 अंश से बड़ा होना चाहिए। उसे क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर 60 अंश का कोण है, तो ये कैसा कोण है? न्यून कोण है। अगर हम एक इसी प्रकार से सीधी रेखा खींचेंगे तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बन जाएगा। तो 90 अंश से छोटा होना चाहिए और यहाँ पर शून्य कोण होगा, तो शून्य अंश से बड़ा होना चाहिए। 90 अंश से छोटा होना चाहिए और 0 अंश से बड़ा होना चाहिए। उसे क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। अब न्यून कोण 60 का भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, यानी कहने का मतलब 90 अंश से छोटा हो और 0 अंश से बड़ा हो, उसे हम क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। जैसा कि चित्र में आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर कितने अंश का कोण बना है? 60 अंश का कोण बना है। तो एक ऐसा कोण है, न्यून कोण है। उसके बाद देखते हैं समकोण किसे कहते हैं। समकोण क्या होता है? जब किसी सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा लंबवत आकर मिलती है तो इस प्रकार बना कोण समकोण कहलाता है। समकोण का मान सदैव 90 अंश का होता है। इसे हम कह सकते हैं 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। अभी हमने बताया है, मान लीजिए एक हमने सरल रेखा खींच दिया, उसके बाद में यहाँ पर एक बिंदु हमने मान लिया। अब इस पर हम 90 अंश का कोण बनाएंगे, तो यहाँ पर हमने एक बिंदु मान लिया। अब इसे मिला देंगे। मिलाने के बाद में यहाँ पर 90 अंश का कोण बन जाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। तो 90 अंश के कोण को क्या कहा जाता है? समकोण कहा जाता है।
अब देखते हैं साथियों, अधिक कोण किसे कहते हैं? एक समकोण अर्थात 90 अंश से बड़ा लेकिन दो समकोण का मतलब हुआ 180 अंश। एक समकोण में 90 अंश, दो समकोण में 180 अंश। तो क्या कह रहा है? एक समकोण अर्थात 90 अंश से बड़ा लेकिन दो समकोण से छोटा कोण अधिक कोण कहलाता है। अर्थात 90 अंश से अधिक लेकिन 180 अंश से कम की माप के कोण को अधिक कोण कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर समझ सकते हैं, हमने एक सरल रेखा खींच दिया। सरल रेखा खींचने के बाद में हमने एक बिंदु मान लिया। यहाँ पर एक बिंदु है। अगर इस पर हम एक समकोण बना देंगे, यहाँ पर 90 अंश है, 90 अंश पर टिक लगाएंगे। अब यहाँ पर एक समकोण बना देंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो ये एक लाइन बीच में खींची हुई है। तो यहाँ पर ये कितने अंश का कोण बनाएगी लाइन? ये 90 अंश का बन जाएगा। ये 90 अंश का बन जाएगा। लेकिन क्या कह रहा है? 90 अंश से बड़ा। यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा तो 90 अंश से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर कितने अंश का बन जाएगा? 180 अंश का। लेकिन 180 अंश से छोटा होना चाहिए। ये टोटल कितने अंश का बनेगा? ये टोटल 180 अंश का बन जाएगा। तो 180 अंश में अगर इधर देखेंगे तो ये 90 अंश का बन जाएगा, और इधर साइड में देखेंगे तो ये भी 90 अंश का बन जाएगा। तो 90 कितना हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा। लेकिन क्या कह रहा है कि 180 अंश से छोटा, इधर छोटा होना चाहिए, और 90 अंश से बड़ा होना चाहिए। उसे क्या कहेंगे? अधिक कोण। यहाँ पर कोई भी कोण हो, कितने भी अंश का हो, वो कितना हो जाएगा? अधिक कोण हो जाएगा। 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 अंश से छोटा होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। जैसे एक कोण देख लेते हैं। अब यहाँ पर एक सरल रेखा है। अगर इस पर हम कोण बनाएंगे, मान लीजिए यहाँ पर हमने बिंदु मान लिया, तो एक चाप लगाएंगे। अब एक चाप लगाने के बाद में जब एक चाप काटते हैं तो 60 अंश का कोण बनता है, तो 60 अंश का हो जाएगा। उसके बाद दूसरा चाप लगाएंगे तो 60 दूना 120 अंश का कोण बन जाएगा। अब जब इसे हम मिला देंगे यहाँ से, तो कितने अंश का कोण बन गया? 120 अंश का कोण बन गया। तो ये हमारा कोण कितना हो जाएगा? अधिक कोण हो जाएगा, क्योंकि 90 अंश से बड़ा है और 180 अंश से क्या है? छोटा है। तो वही तो यहाँ कह रहा है कि 180 अंश से छोटा होना चाहिए और 90 अंश से बड़ा होना चाहिए। उसे क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। अब देखते हैं साथियों, ऋज कोण या स्ट्रेट एंगल जिसे कहते हैं। दो समकोणों के बराबर अर्थात 180 अंश के कोण को ऋज कोण कहा जाता है। 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? ऋज कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पर अभी आप लोगों ने देखा होगा, अगर यहाँ से इस तरीके से देखा जाए तो ये कितने अंश का हो जाएगा? 90 अंश का हो जाएगा। और इधर इस साइड में देखा जाए तो ये कितने अंश का हो जाएगा? 90 अंश का हो जाएगा। और टोटल ये देखा जाए तो कितने अंश का हो जाएगा? 180 अंश का हो जाएगा। अगर हम एक सरल रेखा इस प्रकार से खींच देंगे और यहाँ पर कितने अंश का कोण बनेगा? 180 अंश का बनेगा। तो यहाँ पर टोटल कितने समकोण बन जाएंगे? एक 90 अंश का इधर बन जाएगा, 90 अंश का इधर बन जाएगा। तो टोटल कोण कितने अंश का हो जाएगा? 180 अंश का हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि दो समकोण के बराबर अर्थात 180 अंश के कोण को ऋज कोण कहते हैं। ऋज कोण का आकार वास्तव में एक सरल रेखा के समान ही होता है। एक सरल रेखा के ही समान तो है।
अर्थात 180 अंश के कोण को ऋज कोण कहा जाता है। अगर एक सरल रेखा हम इस प्रकार से खींच देंगे, उसके बाद में यहाँ पर ये कितने अंश का कोण बन जाएगा? 180 अंश का कोण हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण। दो समकोण अर्थात 180 अंश से अधिक लेकिन 4 समकोण अर्थात 360 से कम माप के कोण को बृहद कोण कहते हैं। अर्थात बृहद कोण 180 अंश से बड़ा लेकिन 360 अंश से छोटा होता है। जैसे अगर इस प्रकार से हम समझें, यहाँ पर हम देखते हैं ये कोण कितने अंश का हो जाएगा? 90 अंश का हो जाएगा। और इधर ये भी 90 अंश का हो जाएगा, ये भी 90 अंश का हो जाएगा और ये भी 90 अंश का हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? अगर हम ये टोटल देखेंगे कोण तो कितने अंश का हो जाएगा? 90 90 180 अंश का हो जाएगा। और ये टोटल देखेंगे तो ये भी 180 अंश का हो जाएगा। तो ये टोटल 360 अंश के कोण बन जाएंगे। तो क्या कह रहा है कि 180 अंश से बड़ा होना चाहिए, 180 अंश से बड़ा होना चाहिए लेकिन 360 अंश से छोटा होना चाहिए। यहाँ पर क्या कह रहा है कि बृहद कोण 180 अंश से बड़ा लेकिन 360 से कम होता है। तो 180 अंश से बड़ा होना चाहिए और 360 से छोटा होना चाहिए। यहाँ कोई भी हम कोण बना दें तो उसे क्या कहेंगे? बृहद कोण कहा जाएगा, क्योंकि 180 अंश से बड़ा होगा और 360 अंश से छोटा होगा। तो आपको याद रखना है कि बृहद कोण 180 अंश से बड़ा लेकिन 360 अंश से छोटा होता है, उसे क्या कहा जाता है? बृहद कोण कहा जाता है। अगर हमने यहाँ पर इस प्रकार का कोण बना दिया है तो ये क्या हो जाएगा? बृहद कोण हो जाएगा। भाई यहाँ पर अगर देखें तो 180 अंश हो जाएगा, तो 180 अंश से बड़ा है और टोटल 360 हो जाएगा, 360 अंश से छोटा है। तो इस प्रकार के कोण को क्या कहते हैं? बृहद कोण कहा जाता है। अब देखते हैं संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। ऐसा कोण जिसकी माप 360 अंश हो संपूर्ण कोण कहलाता है। कंप्लीट एंगल होना चाहिए संपूर्ण कोण। जैसे एक हमने सरल रेखा खींच दिया, अब यहाँ पर ये टोटल कोण कितने अंश का हो जाएगा? 360 अंश का हो जाएगा। इसे ही क्या कहा जाता है? कंप्लीट एंगल कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि ऐसा कोण जिसकी माप 360 अंश हो संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल कहलाता है। आप देखते हैं साथियों, संलग्न कोण या आसन्न कोण किसे कहते हैं? तो यहाँ पर लिखा हुआ है दो कोणों को आसन्न कोण कहते हैं यदि उनका एक ही शीर्ष बिंदु हो और उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो। तो क्या कह रहा है कि एक ही शीर्ष बिंदु हो, यानी उनका एक ही शीर्ष बिंदु होना चाहिए। जैसे यहाँ पर इस कोण में एक ही शीर्ष बिंदु है, सभी भुजाएं एक ही शीर्ष बिंदु पर मिल रही हैं और उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो। देखा जाए एक जो भुजा ये है ये दोनों में कॉमन है, इसे ही क्या कहा जाता है? आसन्न कोण या फिर संलग्न कोण। इसे और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। आसन्न कोण समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। ये एक कॉपी है, अब इसकी सहायता से हम समझते हैं। यहाँ पर कितनी भुजाएं हैं? एक ये भुजा है, ये एक भुजा है और ये दो भुजा है और एक ये तीन भुजा है। तीन भुजाएं इसमें दी गई हैं।
लेकिन ये जुड़ी कहाँ से हैं? केवल एक ही शीर्ष से यहाँ से जुड़ी हुई हैं। तो इनके शीर्ष कितने हैं? एक शीर्ष हैं, लेकिन भुजाएं कितनी हैं? 3 भुजाएं हैं। अब यहाँ पर अगर इस कोण को हम जब बनाएंगे तो यहाँ पर ये भुजा और ये भुजा, जो बीच वाली भुजा है, कॉमन है। जब ये वाला कोण बनाएंगे तो इनकी सहायता से ये भुजा इनके साथ में आ जाएगी, और जब ये वाला कोण बनाएंगे तो इनके साथ में चली जाएगी। मतलब ये बीच वाली जो भुजा है दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है या कॉमन है। अगर हम इस प्रकार से समझते हैं साथियों, यहाँ पर शीर्ष एक है, ये शीर्ष है जहाँ पर ये बाइंडिंग लगी हुई है, ये शीर्ष है, शीर्ष एक है। अब इनकी भुजाएं 3 हैं। जब ये कोण बनेगा इधर वाला तो जो ये बीच वाली भुजा है इनके साथ में चली जाएगी, तो ये कोण बन जाएगा। उसके बाद में जब ये देखेंगे तो ये भुजा इनके साथ में चली आएगी, तो दूसरा कोण बन जाएगा। तो बीच वाली जो भुजा है ये कॉमन है, दोनों में कॉमन है। और शीर्ष कितने हैं? शीर्ष एक है। तो इसे इस प्रकार के कोण को हम क्या कहते हैं? संलग्न कोण कहते हैं। तो वही इस चित्र में दिखाया गया है कि ये 3 भुजाएं हैं और शीर्ष कितना है? एक शीर्ष है। जो बीच वाली भुजा है दोनों में क्या है? कॉमन है। अगर जब ये एंगल देखेंगे, थीटा, ये कोण देखेंगे तो ये भुजा इनके साथ में हो जाएगी। अगर इनके साथ में जब देखेंगे तो क्या हो जाएगी? ये भुजा इनके साथ में हो जाएगी। तो वही कह रहा है कि 2 कोणों को आसन्न कोण कहते हैं यदि उनका एक ही शीर्ष बिंदु हो, तो शीर्ष बिंदु एक ही है, और उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो। ये जो बीच वाली भुजा है ये उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन हो। इसे ही क्या कहा जाता है? आसन्न कोण कहा जाता है। अब देखते हैं साथियों, शीर्षाभिमुख कोण। जब 2 रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर बने कोणों में आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। मान लीजिए एक ए और डी, एक ये रेखा है, दूसरी सी और बी ये रेखा है। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को ओ बिंदु पर क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो आमने सामने का कोण हमेशा कितना होगा? बराबर होगा। जितने अंश का इधर कोण बनेगा उतने अंश का कोण इधर बनेगा, और जितने अंश का इधर कोण बनेगा उतने अंश का इधर कोण बनेगा। यानी आमने सामने की भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं। जितने अंश का कोण इधर बनेगा उतने अंश का कोण इधर बनेगा, और जितने अंश का कोण इधर बनेगा उतने ही अंश का कोण इधर बनेगा। तो इसे ही क्या कहा जाता है? शीर्षाभिमुख कोण। अब पूरक कोण देखते हैं साथियों। पूरक कोण क्या होता है? जिसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। जब 2 कोणों का योगफल 90 अंश होता है तो उसे पूरक कोण कहा जाता है। यानी कोई भी 2 एंगल को जोड़ा जाए, 2 कोणों की माप को जोड़ा जाता है, यदि 90 अंश हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? पूरक कोण कहा जाता है। मान लीजिए यहाँ पर अगर इसे हम इस प्रकार से समझ लेते हैं, यहाँ पर एक थीटा है, इसे थीटा 1 और इसे थीटा 2 मान लेते हैं। अब इन 2 कोणों का योगफल कितना आना चाहिए? थीटा 1 प्लस थीटा 2, इनका योगफल 90 अंश आना चाहिए। यदि 90 अंश आ रहा है तो क्या हो जाएगा? कोटि पूरक कोण हो जाएगा। जैसे हम समझते हैं, मान लीजिए आपसे हमने कहा कि क्वेश्चन क्या है? 30 अंश के कोण का कोटि पूरक कोण कितना होगा? तो 30 अंश के कोण का कोटि पूरक कोण कितना होगा? हम 30 में कितना जोड़ें कि 90 अंश हो जाए? तो 60 अंश हो जाएगा।
तो ये क्या है, कोटि पूरक कोण है। तो आपको याद रखना है कि जब दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है तो उसे पूरक कोण कहा जाता है। आप देखते हैं साथियों, समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल जिसे कहा जाता है, जब दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। अगर मान लीजिए इस प्रकार से कोण हमने बनाया है, ये θ1 है और ये θ2 है। अब दोनों कोणों को θ1 प्लस θ2 अगर जोड़ा जाता है और योगफल कितना आ रहा है, 180 अंश आ रहा है, तो उसे क्या कहा जाएगा, समपूरक कोण। मान लीजिए अगर कह रहा कि 100 अंश के समपूरक कोण का मान बताइए, तो 100 अंश है। अब 100 अंश के समपूरक कोण का मान कितना होगा, 80 अंश होगा, क्योंकि 100 में अगर 80 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। तो आपको पूरक कोण और समपूरक कोण समझ में आ गया होगा। तो पूरक कोण में योगफल 90 अंश होता है, उसे पूरक कोण कहा जाता है, पूरक कोण कहा जाता है। और जिन दो कोणों का योगफल 180 अंश हो जाता है उसे समपूरक कोण कहा जाता है, समपूरक कोण कहा जाता है। तो समपूरक कोण और पूरक कोण आप लोग समझ गए होंगे साथियों। देखते हैं साथियों, दो समांतर रेखाओं पर कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो, दो ये समांतर रेखाएं हैं। अब इस पर कोई तिर्यक रेखा इस प्रकार से प्रतिच्छेद कर रही है। तो मान लीजिए ये यम रेखा है और इसे हम ए बी सी डी, ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं। इस पर एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, एम रेखा, तो इसे क्या कहा जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा। अब इस पर कितने कोण बनेंगे इसके बारे में देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने 1 मान लिया, यहाँ पर 2, उसके बाद में ये 3, फिर 4, उसके बाद में 5, 6, 7, ये 7 हो जाएगा, 7, उसके बाद में 8। अब यहाँ पर कौन से अंतः कोण है, कौन से बाह्य कोण है, इन सभी कोणों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो अंदर बन रहे हैं कोण, यहाँ पर ये जितने भी अंदर कोण, जैसे 4, यहाँ पर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, जितने भी कोण अंदर बन रहे हैं इसे क्या कहेंगे, अंतः कोण कहेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन से अंतः कोण हैं, यहाँ पर कोण 3, ये कोण 3 है भाई। इस लाइन के जितने भी कोण अंदर बन रहे हैं उसे क्या कहा जाएगा, अंतः कोण कहा जाएगा। तो कोण 3 हो जाएगा, उसके बाद में कोण 4 हो जाएगा, फिर कोण 5 हो जाएगा और कोण 6 हो जाएगा। 3, 4, 5, 6 ये सभी कोण क्या हैं, अंतः कोण हैं। अब उसके बाद में बाह्य कोण देख लेते हैं। जितने भी कोण बाहर बन रहे हैं इसे क्या कहेंगे, बाह्य कोण कहेंगे। तो बाह्य कोण में कौन से कोण हो जाएंगे, कोण 1 हो जाएगा और कोण 2 हो जाएगा, उसके बाद में कोण 7 और कोण 8, ये सभी कोण क्या हो जाएंगे, कोण 1, 2, 7, 8 ये क्या है, बाह्य कोण है। अब यहाँ पर देखते हैं संगत कोण। संगत कोण क्या होते हैं, संगत कोण के युग्म आपस में बराबर होते हैं। तो संगत कोण कौन से हैं इसमें देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 है,
यहाँ पर लिखा हुआ है 1 और 1 के संगत में कौन सा हो जाएगा कोण 5। अगर हम बाहर के ओर देखें इस तरीके से बाहर, तो बाहर में कौन सा कोण है 1 है, और इसी के संगत में यहाँ पर कौन सा कोण है ये 5 है। तो कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के। उसके बाद में यहाँ पर अगर देखा जाए कोण 4 और कोण 8। अब इसी साइड में देखते हैं तो कोण 4 है और इसी साइड में कोण 8 है। तो कोण 4 बराबर होगा कोण 8 के। उसके बाद में अगर हम कोण 2 को देखें, यहाँ पर जो कोण 2 बन रहा है तो कोण 2 हो जाएगा, और उसके संगत में कौन सा कोण है कोण 6। तो कोण 2 बराबर है कोण 6 के। उसके बाद में कौन सा कोण हो जाएगा, अगर हम देखते हैं कोण 3 इसी साइड से है और कोण 7 भी इसी साइड से है। तो कोण 3 बराबर होगा कोण 7 के। तो ये सभी कोण कैसे हैं संगत कोण हैं, और संगत कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर जो कोण 1 है किसके बराबर होगा कोण 5 के। अगर हम इस साइड से देखें तो ये भी ऊपर को जा रहा है और ये भी ऊपर की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर कोण 1 और कोण 5 ये संगत कोण है। उसके बाद में कोण 4, ये जो कोण ये 4 है उसके संगत में कौन सा कोण है कोण 8 हो जाएगा। फिर कोण 2, यहाँ पर 2 नंबर पर कोण जो है उसी की संगत में कौन सा कोण हो जाएगा 6 नंबर वाला कोण। तो कोण 2 बराबर है कोण 6 के। उसके बाद में कोण 3 बराबर है किसके कोण 7 के। ये सभी कोण क्या हैं संगत कोण हैं। अब देखते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है अभी हमने आपको बताया था। तो इसमें शीर्षाभिमुख कोण कौन से हो जाएंगे, तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। ये कोण क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो इस चित्र के माध्यम से कौन से कोण शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे, कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के। जो कोण यहाँ पर अगर देखें एक लाइन ये खींची हुई है और एक लाइन ये है, तो इसके यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है। तो कोण 1 और कोण 3 ये क्या हो जाएंगे शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। तो कोण 1 बराबर होगा किसके कोण 3 के। जितने अंश का यहाँ कोण बनेगा उतने अंश का यहाँ पर बनेगा। मान लीजिए यहाँ पर 60 अंश का बनेगा तो 60 अंश का यहाँ बनेगा। मतलब जितने अंश का कोण यहाँ पर बनेगा उतने अंश का कोण इधर भी बनेगा। आपस में बराबर होते हैं कोण। उसके बाद में कौन सा कोण हो जाएगा कोण 2 और कोण 4। कोण 2 बराबर होगा कोण 4 के। अब इस भुजा पर देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से कोण शीर्षाभिमुख होंगे। तो कोण 5 बराबर होगा किसके कोण 7 के। कोण 5 बराबर कोण 7 के। उसके बाद है कोण, यहाँ पर कोण 6 बराबर होगा कोण 8 के। 5 बराबर होगा 7 के तो 5 7। उसके बाद में 6 बराबर होगा 8 के तो 6 बराबर 8। ये सभी कोण क्या हैं शीर्षाभिमुख कोण हैं
और ये आपस में बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख अभी आप लोगों ने समझा ही होगा। इस प्रकार से अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो इधर जितने अंश का कोण बनेगा उतने अंश का इधर कोण बनेगा, जितने अंश का इधर कोण बनेगा उतने ही अंश का इधर कोण बनेगा। इसे ही क्या कहा जाता है? शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है। अब देखते हैं साथियों एकांतर कोण। तो एकांतर कोण क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, अंतः एकांतर और बाह्य एकांतर। तो अंतः एकांतर और बाह्य एकांतर देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं अंतः एकांतर। तो अंतः एकांतर में कौन कौन से कोण होंगे? यहाँ पर लिखा एकांतर, एक का अंतर। अगर देखा जाए तो एक लाइन खींची हुई है ये, तो एक ही लाइन का तो अंतर है, नहीं तो 5 भी इस पार आ सकता है। तो यहाँ पर एक लाइन है तो एक का अंतर है। तो 3 कोण और 5 कोण ये कैसे कोण है? एकांतर हैं। तो ये कहाँ पर बन रहे हैं? अंदर बन रहे हैं, इस लाइन के अंदर बन रहे हैं। ये जो AB और CD लाइन है इन दोनों लाइनों के अंदर तो बन रहे हैं, इसीलिए इसे क्या कहेंगे? अंतः एकांतर। और एक लाइन है, एक का अंतर है, इसीलिए इसे एकांतर कहेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण 3 बराबर है किसके? कोण 5 के। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं तो 4 है और यहाँ पर 6 है। तो कोण 4 बराबर होगा कोण 6 के। तो ये अंतः एकांतर कोण थे। अब देखते हैं बाह्य एकांतर। अब इनके जो बाहर कोण बन रहे हैं तो बाह्य एकांतर में कौन से कोण हो जाएंगे? 1 और 7। यहाँ पर 1 कोण है और यहाँ पर कोण 7 है। यहाँ पर कोण 1 बराबर होगा कोण 7 के। उसके बाद में कोण 2 बराबर होगा कोण 8 के। कोण 2 बराबर होगा कोण 8 के। यहाँ पर जितने कोण अंदर बन रहे हैं उसे अंतः एकांतर और जो कोण बाहर की ओर है उसे बाह्य एकांतर। तो आपको अंतः एकांतर, बाह्य एकांतर इतनी बातें समझ में आई होंगी साथियों। अब यहाँ पर लिखा है कुछ याद रखने योग्य बातें। तो पहला पॉइंट है रेखा गणित का पिता यूक्लिड को कहा जाता है। एक सरल रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। मान लीजिए अगर हम कई बिंदु मिलाकर चले जाएं, बहुत से बिंदु ऐसे मिलाते चले जाएं तो एक क्या हो जाएगी? सरल रेखा हो जाएगी। बिंदु बिंदु अगर रखते चले जाएं तो क्या निर्माण हो जाएगा? एक सरल रेखा का निर्माण हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि एक सरल रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। भाई बहुत से इसमें बिंदु होंगे, अनंत बिंदु होंगे। उसके बाद में अगला पॉइंट देखते हैं एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। मान लीजिए एक बिंदु रखा हुआ है तो इससे अनंत बिंदु मतलब अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक बिंदु है तो एक बिंदु से बहुत सी रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। लास्ट पॉइंट देखते हैं दो बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है। अगर दो बिंदु हैं, यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर है, तो केवल एक ही तो रेखा खींच सकते हैं। यही कह रहा है कि दो बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है। तो साथियों आज का वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।